सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया, मैं हूँ अलीना इलियास और आज के इस प्रोग्राम में समी इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद नहीं है क्योंकि वो यूएस ट्रैवल कर रहे हैं। कल के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन आज स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है राजा आमिर साहब जो कि लॉ एक्सपर्ट हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। इसके साथ साथ मेरे साथ मौजूद हैं सदीक साजिद साहब, हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और नून लीग के अंदर क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है, इनसे बेहतर कोई नहीं जानता। आज मैं एक ख़बर पढ़ रही थी और ख़बर ये थी कि अलीमा खान साहिबा जो कि इमरान खान की बहन है, उनके घर में डकैती हुई थी और उस डकैती के बाद मुल्ज़िमान को पकड़ लिया गया। फिर बाद में आज जो खबर आ रही थी वो ये खबर आ रही थी कि उन मुल्ज़िमों को सज़ा हो गई सबूतों की बुनियाद पर। अब जब इमरान खान साहब आए थे तो उन्होंने कहा था कि वो जितने भी चोर, डाकू, लुटेरे हैं उनसे जो दौलत है, यानी कि नवाज शरीफ साहब की वो बात करते थे, वो आसिफ अली ज़रदारी साहब की बात करते थे, या जितने भी अपोजिशन में लोग थे जिनके बुनियाद पर उन्होंने कैंपेन चलाई थी, उनसे वो जो लुटी हुई दौलत है वो वापस लेकर आएंगे और उन्हें सज़ा देंगे। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मुल्क से बाहर चले गए और आए नहीं। और जब इमरान खान साहब से पूछा गया कि भाई नवाज शरीफ साहब तो मुल्क से बाहर चले गए, तो उन्होंने कहा कि हाँ जी, मुझे जो रिपोर्ट्स दी गई थी वो रिपोर्ट्स ऐसी थी जिसकी बुनियाद पर मजबूरी की वजह से मैंने नवाज शरीफ साहब को बाहर जाने दिया। अब मसला ये है कि एक्चुअली जिस बुनियाद पर इमरान खान साहब आए थे, आज वो जो ग्राउंड है वो हमें ऐसा लगता है कि अब वो ग्राउंड नहीं रही है। ऊपर से जो फैसला आया यूके की अदालतों का वो हमारे सामने ही है। अनफ्रीज कर दिए गए शहबाज शरीफ साहब के अकाउंट। अब उनका मकसद जो भी होना था वो हो गया। वो जो जुरिस्डिक्शन है वो यूके की जुरिस्डिक्शन है, वो पाकिस्तान में नहीं लगती है, लेकिन एक मॉरल ग्राउंड मिल गई ऑपोजिशन को। और ऑपोजिशन में हम देख रहे हैं कि वो बहुत मुतहरिक है। शहबाज शरीफ साहब जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और जवाब दे रहे हैं वो हमारे सामने है। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको सुनाना चाहूँगी शेख रशीद साहब का शॉट। वो क्या कहते हैं कि क्या वो नवाज शरीफ साहब को वापस ला सकेंगे या नहीं ला सकेंगे। पहले वो शॉट सुने आप। अच्छा राज साहब, मेरा आपसे सवाल होगा, आपके सामने जो सारी चीज़ें चल रही हैं, अब मुझे नहीं पता इनमें से झूठा कौन है, सच्चा कौन है। शहबाज शरीफ साहब आते हैं, वो अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, डॉक्यूमेंट लाते हैं। इस तरीके से मैं शहजाद अकबर साहब को देख रही थी, वो आते हैं प्रोग्राम्स में आते हैं और वो डिफरेंट बात करते हैं। कोई कहता है शहबाज शरीफ साहब का नाम था, कोई कहता है शहबाज शरीफ साहब का नाम नहीं था, कोई कहता है जी जो ARU है उन्होंने बेसिकली लेटर दिया था, फिर चीज़ें प्रोसीड हुई थी और इसके पीछे सारा जो है वो आपको क्या कहते हैं ARU है, जबकि ARU वाले यानी कि गवर्नमेंट वाले ये कहते हैं हम इसके पीछे नहीं है, एक्चुअली ये यूके की गवर्नमेंट है। आप मुझे ये बताएं, इमरान खान साहब जिस बयानिए पे आए थे वो बयानिया तो यही था कि चोरों, डाकू, लुटेरे यानी कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी, इनसे वो दौलत जो है हम वापस लेकर देंगे। अब इस तरह का फैसला यूके की अदालत दे देती है तो जो एक परसेप्शन है लोगों का वो तो तब्दील होगा ना ग्रेजुअली। देखिए, एक परसेप्शन जो इमरान खान ने बड़ी कामयाबी से लोगों को बता दिया है, उसके दो इश्यूज़ हैं। एक तो सज़ाएं और लूटी हुई दौलत वापस लाना। एक अब इस मुल्क की आवाम को, आपको, हमको, हर किसी को पता चल गया है कि ये चाहे यूके हो, दुबई हो, जद्दा हो, अमेरिका हो, ये जो हमारे 25-30 साल हुक्मरान रहे हैं, इन्होंने ये जो बैरून मुल्क अरबों और खरबों रुपए के और पाकिस्तान में जो एसेट्स और शुगर मिल्स और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ लगाई हैं, ये पैसा लूटिंग एंड प्लंडरिंग का है। ये पैसा आपका, हमारा, इस मुल्क का गरीब आदमी का पैसा है और इन लीडर्स ने, इन लोगों ने ये पैसा लूटा है और उसको बैरून मुल्क जाके पार्क कर दिया है। ये बात अवाम अब समझ चुकी है। अवाम ये भी समझ चुकी है कि जो हमारे मुल्क का अदालती निज़ाम है, हमारे मुल्क की जो नैब है, हमारे मुल्क के जो तफ्तीशी अदारे हैं, हमारे मुल्क के जो प्रोसिक्यूशन है, वो इतने उसमें इन्होंने अपने इनरोड्स बनाए हुए हैं कि ये जो 30 साल हुक्मरान रहे हैं, इन्होंने उन अदारों को इतना कमज़ोर किया हुआ है कि वहाँ से सज़ा पाना या वहाँ से रिकवरीज होना कोई आसान काम नहीं, जो कि इमरान खान को शायद हुकूमत साजी से पहले गलत फहमी थी कि वो बड़ी आसानी से। बहुत मुतमईन है नैब की कारकर्दगी से, बड़ी दफ़ा कह चुके वो ये बात। अभी मैं उस पर भी आता हूँ कि उनको मुतमिन क्यों है, वो किस बात पे मुतमिन है। मुझे हैरानगी होती है कि उन्हीं ने, आज से कुछ अर्से पहले हम सुनते रहे उनके बयानात के जो नैब की प्रोसिक्यूशन है या जो नैब की इन्वेस्टिगेशन है
वो कमज़ोर है, माज रिकवरीज और वो भी किसी से होना वो इत्मीनान नहीं। तो इमरान खान को गालिबन अंदाज़ा नहीं था कि ये जो पैसा लाना है बैरून मुल्क से, इसके लिए ट्रीटीज चाहिए, इसके लिए आपको कानूनी एक रास्ता चाहिए, और फिर उसके बाद जो कानूनी या दूसरी टीम है उसकी कारकर्दगी भी वो नहीं रही। अभी शेख रशीद ने बड़ा एक सच्ची बात की है कि हम तो इसहाक डार या उसको नहीं ला सके तो नवाज शरीफ को कहाँ से ले आएंगे। फिर शहजाद अकबर साहब क्यों बोलते रहे, कहते रहे? देखिए, शहजाद अकबर बोलता रहा, हमें उसके शुरू से याद है कि उसने कहा कि जी ब्रिटिश होम मिनिस्टर आए हुए हैं, हमारे उनसे बड़ी बात हो रही है, केस टू केस जाएंगे। लेकिन इन तमाम चीज़ों के साथ साथ हमने ये भी देखा कि बरतानिया से ये आता था कि जनाब आपने जो शवाहिद दिए हैं वो नाकाफ़ी हैं, इस बुनियाद पर हम रिपेट्रिएट नहीं कर सकते, बरतानिया की अदालतों में आपने जाना है, बरतानिया के कवानीन के तहत आपने अपने केसेस परसू करने हैं। तो ये वो चैप्टर है कि जहाँ पर इमरान खान को कोई खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं हुई पैसे लाने में और सजाएं दिलवाने में। लेकिन इससे एक बात और भी साबित होती है ना राजा साहब की, बरतानिया की अदालतें जो हैं वो सबूत मांगती हैं, और अगर उनको सबूत मिल जाएं तो वो फिर चीज़ों को बहुत रिलीफ दे देती हैं। ये रिलीफ हम देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब को दे दिया गया। इसमें दो चीज़ों का जिक्र आया, आशियाने का जिक्र आया, रमज़ान शुगर मिल का जिक्र आया। दोनों के मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से हम सुनते रहते हैं, बातें होती हैं यहाँ पर, और इलिसिट ग्राउंड के हवाले से बात होती है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग के हवाले से भी यहाँ पर बात होती है। लेकिन इन तीनों चीज़ों में उन्होंने तो उनको क्लियर कर दिया। एक चीज़ ज़हन में रखिए, उन्होंने कथन किसी शख्स को क्लियर नहीं किया, अनफ्रीज किए। 2 सफ़ों का ये ऑर्डर है, मैंने एक एक लफ्ज़ पढ़ा है, और अगर उसको गौर से पढ़ें तो हमारे मुल्क में भी ये कानून है और बैरून मुल्क में भी ये कानून है, यूके में भी है, कि किसी मुल्क में जब बैंकिंग ट्रांजैक्शंस होती हैं तो उसमें कोई अगर सस्पिशियस बैंकिंग ट्रांजैक्शन हो, आपके स्टेट बैंक में भी है, STRs कहलाती हैं, उनको इन्वेस्टिगेट किया जाता है। उनके मुल्क में भी जब 2 अकाउंट्स थे, एक सलमान का था और एक जुल्फ़कार अहमद नामी एक शख्स का था, जब इन अकाउंट्स में पैसों की तरसील होती है तो वो अपने ताई से उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन शुरू की कि भाई ये हमारे मुल्क में पैसा कहाँ से आ रहा है। तो जब आप किसी अकाउंट को चेक कर रहे होते हैं तो उसमें जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होती है उसको ये ख़तरा होता है कि हम इसको देख रहे हैं, ये ना हो कल को इसके ख़िलाफ़ इतना एविडेंस आ जाए कि ये अकाउंट हमें जुर्माने के तौर पे ज़ब्त करना पड़े। लेकिन उससे पहले उन्हें ख़तरा होता है कि ये शख्स जो इस अकाउंट होल्डर का मालिक है ये ना हो कि ये पैसा यहाँ से सारा विड्रॉ कर ले और दुबई या जद्दा या किसी और मुल्क में ले जाए। तो वो अदालत में जाके कहता है कि इसको इस अकाउंट को फ्रीज कर दीजिए, ऑपरेट ना करने दें। जब साल गुजरता है, 2 साल गुजरते हैं, तो वो जिसका अकाउंट सुने, डीजी नैब को छोड़िए, ये चीज़ तो क्लियर कर दें अवाम को कि जनाब जब 2 साल गुजरते हैं तो वो शख्स आगे कहता है जनाब मेरा तो गुजर बसर इस पैसे पे हो रहा था, 2 साल से आपने रोका हुआ था, मुझे ऑपरेट करने दें, पैसा इस्तेमाल करने दें, भले से कल को अगर कोई केस आता है तो फिर आप जुर्माना कीजिएगा, जब्तगी कीजिएगा, जो इसमें जो 2 साल से इसका शहबाज शरीफ से कोई ताल्लुक नहीं, सिर्फ शहबाज के एक अकाउंट। अच्छा, जो रिपोर्ट आ रही है, चलिए शहबाज शरीफ साहब को हम इससे निकाल देते हैं, लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि जी भाई 2 साल से इन्वेस्टिगेशन हो रही है एक एक चीज़ की। सिद्दीक साजिद साहब जो सामने खबरें आ रही हैं, अब एक तो मुझे आप इस पर कॉमेंट करें, इसके अलावा मुझे ये बताएं कि आने वाले दिनों में जो शहबाज शरीफ साहब हैं या नून लीग है वो क्या सोच रही है, उनका क्या लाहे अमल होगा? देखिए, सारे मामले पे जो मुस्लिम लीग नून है, जब भी वहाँ पे ये एसेट रिकवरी यूनिट वालों ने जो खतूत वहाँ पे आज पेश भी किए शहबाज शरीफ ने, इस सारे मामले पे आप ये देखिए कि शहबाज शरीफ ने और उनकी जो फैमिली ने जब से उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हुई बड़ा अच्छे तरीके से प्ले किया। जो जो चीज़ें उनसे मांगी गई वो उन्होंने उनको प्रोवाइड की, और आज वो जो दिखाते रहे वो दस्तावेज़ात जो ख़तो किताब उनके साथ होती रही, और फिर उन्होंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया शहबाज शरीफ ने कि अगर हम ये ना करते तो हमारे प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होते। लेकिन साथ ही आप ये देखिए कि जो ये हुकूमत दावे कर रही थी कि हम तो गए नहीं, हुकूमत तो वाज़े तौर पे जब वो NCA का भी चीज़ सामने आ गई और एसेट रिकवरी यूनिट का जो किरदार है, फिर जो आप DG नैब की बात कर रही हैं, उनकी जो मुलाकातें और उनका जो जिक्र उसमें किया गया है, वो सारी की सारी चीज़ें तो वहाँ पर मौजूद हैं। अब जो आपने शुरू में इंट्रो में बात की कि लूटी की दौलत वापस लाना, तो आपको याद होगा मुराद सईद ने भी एक बात कही थी इक़्तिदार में आने से पहले। लोगों ने कहा था कि जी हम इस लूटी की बदौलत $200 अरब स्विट्ज़रलैंड से ले आएंगे, फलां जगह से ले आएंगे, तो IMF के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वो लाने तो दरकिनार, इन ममालिक ने हमें उनकी इंफॉर्मेशन तक देना भी गौरा नहीं किया। UAE के पास हम गए, हमने कहा कि हमें कम से कम इंफॉर्मेशन ही दे दे, FBR के ज़रिए गए और जगहों से गए, उन्होंने भी इनकार कर दिया। वो कहते जी बाहरी मुल्क में इन्वेस्टमेंट होती है, पागल है, हम इंफॉर्मेशन आपको देते रहे। यही UK वालों ने किया, और ज़ाहिर उनका एक प्रोसीजर है
जो जहाँ पे भी उनको थोड़ा सा मशकूक कोई चीज़ मिलती है वो अपने तरीक़ाकार के मुताबिक वो करते हैं। अब आपका जो असल सवाल है, अब ये सारी चीज़ें एक तो पॉलिटिकली इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ये आपने एक छोटा सा क्लिप देखा होगा ना मरीम नवाज़ का, जो अपने वो चचा से कह रही हैं कि आप तो इंटरनेशनली सादिक और अमीन डिक्लेयर हो गए हैं आज। तो वो इसको अब आने इलेक्शन भी आने वाला है, बलदियाती इलेक्शन हो या आम इंतखाबात हो, अब तो कहा जा रहा है ना कि इलेक्शन की तैयारी करें। नवाज शरीफ डिवीजन थे वो तो एक तो पॉलिटिकली इसको इस्तेमाल करेंगे, उनको इस चीज़ का फ़ायदा हुआ है। हुकूमत ने इस मसले को जिस तरह, हालांकि ये जितना मर्जी कह लें, गए तो थे ये जो लोग ये बरतानवी हुकूमत के साथ राब्ते में थे, मुलाकातें थी, दौरे थी, इंफॉर्मेशन शेयर होती थी, सारा कुछ, लेकिन मिला कुछ भी नहीं। उस एसेट रिकवरी यूनिट को जब से बनाया गया, तो आप बॉडी लैंग्वेज खुद देख लें शहजाद अकबर की। कल भी काबीना के इजलास में बहुत से वुज़रा, जब ये इजलास ख़त्म हो गया तो उसके बाद जो 0 आवर पे कार्रवाई हुई, उन्होंने अच्छी खासी क्लास ली इस चीज़ के ऊपर, एतराज़ात उठाए। उन्होंने कहा जी इस पूरे केस में तो हमें बहुत सारी चीज़ों का पता ही नहीं था। और आप एक चीज़ नोट करें, किसी एक वजीर ने डिफेंड नहीं किया, स्वाय शहजाद अकबर खुद डिफेंड करते रहे। आज जाके कल, क्योंकि वो तर्जमान है, उसका काम है फौज चौधरी का, वो चीज़ें लेकर आ गए। फिर जो आप बात कर रही हैं, चौधरी साहब तो फरमा रहे थे कि बेसिकली इसमें अदालतों को चाहिए कि वो डे टू डे जो है वो हेयरिंग करें। अब आपका इस पे क्या कहना है राजा आमिर अब्बास साहब? वो कहते हैं कि हम, देखिए, अदालतों को चाहिए कि डे टू डे हेयरिंग करें। आप आके पीआईडी में बैठ के ये बातें करते हैं। आपको 1 साल से अदालतों ने कहा हुआ है, चीफ जस्टिस ने, कि 120 अदालतें बना दें, ठीक है, हम आपके केसेस जल्दी चलाते हैं। अभी तक हमें तो नज़र नहीं आया 120 क्या 50 अदालतें भी बनी हो, 40 भी बनी हो। तो ये तो गवर्नमेंट ने, लॉ डिवीजन ने बनानी थी। तो बात यही है कि आपको उनने जो काम करना था, आप ठीक है नैब की इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेयर नहीं कर सकते, लेकिन आप नैब के अदारे को रीस्ट्रक्चर तो कर सकते थे, आप उसके लोगों को देख सकते थे, आप कानून साजी कर सकते थे। अभी भी आपके पास वक्त है। आप चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट के तरीक़ेकार को ऑर्डिनेंस के ज़रिए क्यों लाते हैं? आपके पास सिंपल मेजॉरिटी मौजूद है, नेशनल असम्बली में, सेनेट में नहीं होती, 2-4 आदमियों का फ़र्क है। आप मुश्तरका इजलास बुलाइए, कानून साजी कीजिए कि जी चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट का तरीक़ेकार ऐसा नहीं होगा, उसमें लीडर ऑफ दी अपोजिशन की रिप्लेस कर दीजिए, भले से चीफ जस्टिस ने आए, कोई और ले आए। आप अपना काम तो फिर ऑर्डिनेंस के ज़रिए, जिस प्रोसिक्यूशन के ख़िलाफ़ आप बातें करते रहे, जिस प्रोसिक्यूशन के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट के 3 चीफ जस्टिस साहिबान कहते रहे कि नैब की प्रोसिक्यूशन बिल्कुल बेकार है, जिसके बारे में हमने देखा कि जब उनसे एवनफील्ड का पूछा गया, वो कहते हैं गूगल करके इसकी कीमत देखें। और उसी प्रोसिक्यूटर जनरल जिसकी मुद्दत मुलाजमत एक फ़िक्स पीरियड के लिए 3 साल के लिए होती है, उसका जब पीरियड ख़त्म होता है उसमें अपोजिशन लीडर की भी ज़रूरत नहीं होती। आप उसकी जगह, आपको पाकिस्तान में कोई शख्स नहीं मिला, आप एक ऑर्डिनेंस लाते हैं, आप एक फ़र्द वाहिद के लिए कानून चेंज करते हैं कि ये नॉन एक्सटेंडेबल को आप हटा देते हैं और उसको एक्सटेंशन दे देते हैं। ये चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से नुकसान पहुंचेगा इस एहतसाबी अमल को, और इतना शदीद नुकसान पहुंचेगा कि अब जब दोबारा अदालतों में इन चीज़ों को चैलेंज किया जाएगा तो फिर हुकूमत को वहाँ पे जवाब देने के लिए बहुत सा प्रॉब्लम होगा। तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान का नारा सही था, लेकिन जो टीम है उसकी, वो शायद इस मामले में डिलीवर नहीं कर पा रही कि एहतसाब एक ऑप्टिक्स की हद तक तो हमें नज़र आया। नेम अ सिंगल पर्सन कि जिसकी कन्विक्शन हुई हो, नेम अ सिंगल पर्सन कि जो इस वक्त वो कहाँ गया, आज चीमा, फवाद हसन फवाद, वो ख्वाजा बिरादरान, वो दूसरे तीसरे, वो सारे लोग जमानतों पे बाहर आ गए। तो एहतसाब खाली, सुनिए, एहतसाब सिर्फ नाम केस बनाने का, ये टीवी पे लाने का नहीं है। एहतसाब नाम है करार वाकई सजाएं देने का, टांगने का और पैसे रिकवर करने का, जहाँ पे हमें कोई कामयाबी नजर नहीं आई। ठीक हो गया। अब जो आपने टीम की बात की राजा साहब, टीम बनाई तो इमरान खान साहब नहीं है ना, कि किसी और ने बनाई है टीम? बिल्कुल इमरान खान ने बनाई है। इसमें तो इसका मतलब है कि वो जो टीम बना रहे हैं उस पर उनको यकीन भी है। बिल्कुल, जब उनको यकीन है उस पर, तो अगर वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब है कि उनको पता है कि उनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है और वो चाहते हैं कि चीजें इस तरीके से चलें। देखिए, अब टीम ARU के बारे में सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है। मैं ये कह रहा हूँ कि 10-12 लोग अपनी मर्जी के लाए, उनको आसमान पे चढ़ाया और 6 महीने बाद उन बेचारों को निकाल दिया। और देख रहे जफर मिर्जा देख रहे, नदीम बाबर देख रहे, कौन से लोग हैं, 12-13 लोग। डॉक्टर इशर के साथ क्या किया अभी, वो भी मिर्जा के ऊपर आ गया, अद्वियात आमर क्या नहीं। आपकी अपनी टीम थी ना कि आप उनको आसमान पर चढ़ाते हैं, तानिया दरूस आपसे IT का ये आ जाएगा, फलां हो जाएगा, उसको आपने निकाल दिया। टीम कप्तान थे ना आप, तो आपने जब सिलेक्शन ही गलत की। और अब और भी लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि वो उनको भी बदला जाएगा परफॉर्मेंस के बहाने। आपको अपने वुज़रा के साथ परफॉर्मेंस के एग्रीमेंट क्यों करना पड़ रहे हैं?
कर किए ना पिछले दिनों हर वजीर के साथ, अब तो 2 साल रह गए, क्यों कर रहे हैं? आपका चेक एंड बैलेंस, ये आपको जो गाइड करने वाले लोग हैं। और सबसे बड़ा जो इन्होंने गलत काम किया, जिसके ऊपर आज भी तनकीद होती है, कैबिनेट में भी होती है, कि मुंतखब लोगों के ऊपर गैर मुंतखब लोगों को तरजीह दी गई और वो नहीं कर सके परफॉर्म। आप जिस तरीके से आपके ऊपर बात आती है कि आप ईमानदार हैं, करप्ट नहीं हैं, लेकिन साथ ही साथ जो चीज़ें आपकी टीम के साथ जो आप चीज़ें लेकर चलना चाह रहे, आप देख लें आज खुद जो बहुत सारी चीज़ें, आज जो मुआशी सूरत हाल है, महंगाई की सूरत हाल, ये जिन लोगों को आपने काम सौंपा था, क्या वो सारे काम वो करने में कामयाब हुए? तो इसी वजह से सारी चीज़ें हो रही है ना, कि अगर ये करते, सही तरीके से डिलीवर करते, तो ऐसा डॉक्टर इशरत हुसैन ने क्यों उस दीवार सही बातें नहीं बताते? वो जो सिविल सर्विस में इस्लाहात लाना चाह रहे थे, वज़ीर आज़म ऑफिस ही उसमें सबसे बड़ी रुकावट था। अच्छा, जो इंतखाबी इस्लाहात के ऊपर जो चीज़ें चल रही हैं, सदीक शादी साहब, जरा आप उस हवाले से बताइएगा। आज भी हमने ये देखा है, वॉकआउट तो हुआ है लेकिन प्रोटेस्ट नहीं हुआ, चल क्या रहा है, पीछे सब मिले हुए? देखिए, ये नहीं करना चाहिए था। अपोजिशन अगर अपने नंबर्स पूरे कर ले तो आज ये जो तहरीक चली गई है, जॉइंट सेशन, जिस तरह राजा साहब बात कर रहे थे, जॉइंट सेशन अब बुलाया जाएगा, अब ये वहाँ पे तो गवर्नमेंट पास करवाने में कामयाब। आज 1 दर्जन से ज़्यादा बिल्स बशमूल इंतखाबी इस्लाहात के वो अब जॉइंट सेशन को चले गए, क्योंकि जुमे को ये इजलास ख़त्म हो जाना है, फिर जॉइंट सेशन जो है वो बुलाया जाएगा। अपोजिशन ईवान में मौजूद रहती, वहाँ पे एहतजाज करती, हंगामा करते, वॉकआउट का मतलब ये है कि आपने वॉक ओवर दे दिया ना जी, आपने दे दिया, आप गिनती में हिस्सा लें, आप अपने बंदे पूरे करें। हुकूमत से तो कोरम पूरा नहीं हो रहा, अरीना जी, कोरम पूरा नहीं हो रहा। मैंने आज भी एक स्टोरी दी है कि देखिए, गुज़श्ता 1 हफ्ते के दौरान 15 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कौमी ख़जाने को नुकसान हुआ। इन MNAs ने चूना लगाया, 8,000 रुपये रोज़ाना TADA लेते हैं, लेकिन 86 अरकान पूरे नहीं होते इस हुकूमत से। आज प्राइम मिनिस्टर को पार्लिमानी पार्टी का इजलास चेयर करना था, वो वक्त पर आ गए, MNAs नहीं आए थे, आधा पौना घंटा प्राइम मिनिस्टर को अपने चैम्बर में इंतजार करना पड़ा। तो अगर अपोजिशन अपनी सही तरीके से गेम करती, हालांकि ये तय करके गए थे कि हम एहतजाज करेंगे, हंगामा करेंगे, लेकिन फिर अंदर जाके इनकी स्ट्रेटजी तब्दील हुई। वो जैसे ही वो तहरीक पेश हुई, एहतजाज करके कोरम भी पॉइंट आउट किया, लेकिन आज चूँकि प्राइम मिनिस्टर का आर्डर था, तो इस वजह आज तो कोरम नहीं टूटा, अपोजिशन वॉकआउट करके पीछे से तहरीक मंजूर होगी। इंतखाबी इस्लाहात वाला जो मामला है, अब ये देखिए, इन्होंने एक ऑफ़र की थी, अच्छी ऑफ़र थी, अपोजिशन को उसमें बैठना चाहिए था कि एक पार्लिमानी कमेटी बना दी जाए, स्पीकर ने कहा था, लेकिन उसके ऊपर PDM भी अकड़ गई और उन्होंने कहा जी हम तो उसमें जाएंगे नहीं। तो फिर कल इन्होंने फैसला किया कि अब हम इसको जॉइंट सेशन के जरिए मंजूर करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग वाला जो मामला है उसके ऊपर तो गवर्नमेंट एक स्टैंड लिए हुए है। अच्छा, चेयरमैन नैब के हवाले से मैं बात करना चाहूँगी राजा साहब आपसे, मुझे ये बताएं कि अगर अपोजिशन लीडर से मुशावरत कर ली जाए तो इसमें क्या मसला क्या है? देखिए, प्रेजेंट जो कानून है ना, उसमें अपोजिशन, अगर आप एक नया चेयरमैन नैब लाना चाहते हैं तो हुकूमत के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं कि उसने चेयरमैन नैब से हर हाल में मशावरत करनी है, और एनी अपोजिशन लीडर से, और एनी अपॉइंटमेंट मेड विदाउट कंसल्टेशन विद अपोजिशन लीडर, और कंसल्टेशन भी मीनिंगफुल और कंसेंसस ओरिएंटेड होगी, तब जाके उस अपॉइंटमेंट को लीगल कहा जाएगा। अदरवाइज इस कोर्ट्स ने बहुत जगह पे ऐसी अपॉइंटमेंट को नल एंड वॉइड करार दिया। दूसरी ऑप्शन इनके पास ये है कि ये इस अपोजिशन लीडर की जो तरीक़ेकार है इसको चेंज कर दें। कानून ने, आइन ने इनको इजाज़त दी है। इससे पहले भी नैब में जो कानून था शुरू में वो यही था कि द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चेयरमैन को अपॉइंट करते थे। तो अब भी अगर आप और हमारा पार्लियामेंट ये चेंज कर दे तो इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर आप पर्सन स्पेसिफिक एक ऑर्डिनेंस ले आते हैं और ऑर्डिनेंस ये लेके कहते हैं कि जावेद इकबाल साहब को एक्सटेंशन दी जाए जब तक कि नया चेयरमैन नहीं आएगा, तो ये एक ख़ास मखसूस शख्स के लिए आपने कानून को चेंज किया। कानून को क्या चेंज किया कि कानून में है लफ्ज़ नॉन एक्सटेंडेबल, आप ऑर्डिनेंस के ज़रिए उसको रिमूव कर देंगे। तो ये जब अदालत में जाएगा तो आपको याद होगा कि जब नवाज शरीफ को पनामा में डिस्क्वालीफाई किया था तो उसने इलेक्शन एक्ट 2013 में एक तरमीम लाया था कि भले से मुझे पब्लिक ऑफिस होल्डर के लिए आप डिस्क्वालीफाई कर दें लेकिन मैं पार्टी की सदारत कर सकता हूं। तो उसमें जब उसको चैलेंज किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये नवाज शरीफ की एक फ़र्द के लिए आप अमेंडमेंट नहीं कर सकते कानून में, वही प्रिंसिपल यहाँ भी लागू होगा। तो हुकूमत को अभी तक हमें नहीं पता कि वो क्या करेगी, वो अमेंडमेंट लाती है, वो ऑर्डिनेंस के ज़रिए आगे इस चेयरमैन को लाती है या कंसल्टेशन करती है। लेट्स वेट कि हुकूमत
करती क्या है? इसमें लीना मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं, क्योंकि ये कल ही मामला डिस्कस हुआ है एक इजलास में, और इसमें खालिद जावेद खान जो कि अटॉर्नी जनरल हैं और लॉ मिनिस्टर वो भी थे, और ये जो शहजाद अकबर साहब हैं ये भी थे, मुशीर एहतसाब है ज़ाहिर है, तो ये भी थे। उसमें ये बिल्कुल राजा साहब की बात थी कि ये एक आर्डिनेंस के ऊपर इन्होंने काम किया हुआ है जिसको लॉ मिनिस्ट्री तो फ़िलहाल उसको अपोज करे कि ना लाया जाए, लेकिन अटॉर्नी जनरल साहब कह रहे हैं कि तरीक़ाकार जो है वो वही हो जिस तरह हम नई अपॉइंटमेंट करने जा रहे हैं, लेकिन मौजूदा चेयरमैन को एक्सटेंशन दी जाए। और उसमें उन्होंने कहा मौजूदा चेयरमैन को क्यों एक्सटेंशन दी जाए? ऑप्शंस नहीं है, वी डोंट हैव ऑप्शंस। ऑप्शंस तो उनके पास बहुत नाम हैं, नहीं है, डिस्कशन नहीं है, फिर वो कह रहे हैं जिन्होंने अच्छा काम नहीं, वो यही कह रहे हैं न्याज़ीगढ़ जोड़ के, तो फिर इस तरीके से आप खुद तो वो ज़ाहिर है कि जब नहीं होगा, और उसमें ये कह रहे हैं उस मुजवज़ा ऑर्डिनेंस में ये बात कह रहे हैं कि जब तक प्राइम मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर में इत्तेफाक राय नहीं होगा, जो बात राजा साहब ने की कि जो सुप्रीम कोर्ट का वाज़ेह हुक्म है कि जो भी आपने मशावरत करनी है बामानी नतीजा खेज बामकसद होनी चाहिए, और इस हवाले से उनका जो फैसला वाज़ेह, इससे भी इस चीज़ों को भी अब ये कर रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि आप जब तक इनकी दोनों का इत्तेफाक ना हो, मौजूदा चेयरमैन जो है वो काम करता रहे, इस तरह इनको लाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा कुछ इख्तियारात को कट लगा रहे हैं कि उसमें ब्यूरोक्रेसी को बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ जो है वो दिया जाए कि उनके खिलाफ, अच्छा एक गुड फेथ के नाम के ऊपर बहुत से काम हो जाते हैं कि जो भी काम गुड फेथ पे किया गया होगा उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकती। आपको याद होगा कि वो ऑर्डिनेंस तो लैप्स हो गया ना, वो जो ताजरों का और सनतकारों का उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती, अब उसको भी इस नए ऑर्डिनेंस में फिर शामिल कर रहे हैं कि वो तमाम जो टैक्स और लेवी के केसेस हैं वो सारे के सारे चले जाएंगे मुतल्लिका वजारतों को और इदारों को, FBI वगैरह को, उसमें भी इनके हैं। लेकिन चूँकि प्राइम मिनिस्टर साहब बड़े खुश हैं कि 585 अरब रुपये की रिकवरी की है इन्होंने, तो वो कह रहे हैं ये चेयरमैन अच्छा नैब अच्छा काम कर रहा है, तो इस वजह से इनको एक्सटेंशन मिलनी चाहिए। लेकिन आपका ये जो मौजूदा चेयरमैन है ये खुद लॉ मिनिस्ट्री को लिखकर जुलाई में कह चुका है कि मेरी ये मुद्दत पूरी हो रही है, आप जो अपना प्रोसेस है उसको जो है वो पूरा करें। ये भी राजा साहब की बात ठीक है कि एक ये पर्सन स्पेसिफिक अगर ऑर्डिनेंस लाएंगे तो फ़ौरन चैलेंज होगा और उड़ जाएगा, और ये पर्सन स्पेसिफिक, और ये ऑलरेडी प्रेसिडेंट सेट भी हो चुका हुआ है। अच्छा, मैं ये चाहूँगी कि अभी तो फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, जब मैं ब्रेक से वापस आऊँगी तो मैं चाहूँगी राजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और यू है इसकी लीगल ग्राउंड क्या है और इसका मकसद क्या है, इसने अब तक जितनी ये देर से बना हुआ है इसने कुछ हासिल किया या नहीं किया? क्योंकि मेरे पास तो एक खबर है, उस खबर के मुताबिक तो सिर्फ ये है, सिर्फ खर्चे के अलावा कुछ भी नहीं है, जो बैरूनी मुल्क के इनके ट्रैवल्स हैं उसके अलावा कुछ भी नहीं है, लोगों की तनख्वाहों के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर हम ऑन ग्राउंड डिलीवरी की बात करें तो जीरो डिलीवरी है। खैर जी, प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, जब ब्रेक से वापस आते हैं इस पर बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, तो फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं, और जो बेसिक हमारा आज का टॉपिक है वो ये है कि एहतसाब की जो बात करते हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब, नैब अदालतों की जो हालत है वो हमारे सामने है, नैब चेयरमैन के हवाले से जो चीज़ें आ रही हैं वो हमारे सामने है। ARU ये क्या है राजा आमिर अब्बास साहब? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो कह चुकी है कि हमें समझ नहीं आती ये क्या है, इसकी क्या लीगल ग्राउंड है और इसका मकसद क्या है? देखिए, ARU जैसे कि बरतानिया में है, वहाँ तो उसको एक लीगल बैकिंग हासिल है। यहाँ पे उसकी कोई लीगल या स्टैट्यूटरी या कोई कानून उसको सपोर्ट नहीं करता। ये एक तरह की एक एडवाइजरी बॉडी है जो बैठी हुई है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, उनको एडवाइस करती है, उनको बताती है, एक लेजोन कायम करती है बिटवीन अदर गवर्नमेंट और मुख्तलिफ इदारों के। इससे बढ़ के इनके पास कोई ऐसा इख्तियार हासिल नहीं कि ये ना तो लिख सकती है किसी को, ना किसी अदालत में जा सकती है, ना कोई किसी को नोटिस भेज सकती है। तो ARU से ज़्यादा मैं समझता हूँ जो इम्पोर्टेंट इदारा है वो है नैब। अब इमरान खान के पास अभी भी 2 साल हैं, इन 2 सालों में अगर वो नैब को रीस्ट्रक्चर करके एक अच्छा चेयरमैन नैब का ले आते हैं, एक अच्छा प्रोसिक्यूटर जनरल ले आते हैं, नैब की अदालतें बढ़ा देते हैं, और ये जो मेगा केसेस हैं इनको, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि एहतसाब का मकसद खाली ये नहीं है कि आपने केसेस खोल दिए, लोगों को जेलों में भेज दिया। एहतसाब का मकसद है कि कुछ 1-2 को टांग के ज़रा लोगों को बता दीजिए कि जनाब ये है करप्शन का इंजाम। अभी लोगों को जो करप्शन का इंजाम नज़र आता है वो ये नज़र आता है कि आप करप्शन करें, फ्लैट्स लें और उन्हीं फ्लैट्स में जाके ज़िंदगी इंजॉय करें, और फिर आप सियासत भी करें, अदालतों से ज़मानत भी लें, और दिस इज़ व्हाट एहतसाब इज़। तो अब जब टीवी पे आता है नैब की तरफ से कि आज शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ एक नया केस आ गया, ये 25 अरब का आ गया, ये 80 अरब का आ गया, या जरदारी साहब के ख़िलाफ़ आ गया, या इनके अपने, तो लोग अब एक हंसना शुरू करते हैं। वो कहते हैं रहन दो जी, कोई एहतसाब वगैरह नहीं है, ना होएगा इस मुल्क के। इस मुल्क में इन लोगों ने इतना बड़ा अपने इन अदारों के अंदर रोड्स बना ली हैं, अपने फैसिलिटेटर्स बैठाए हुए हैं कि इनके साथ, अदालतों के साथ,
या अदारों के साथ खिलवाड़ करना इन बड़े लोगों का लिए कोई मुश्किल काम नहीं। तो इमरान खान को अदारों को मजबूत करना है, और इस अंदाज से अगर ऑर्डिनेंस के ज़रिए आप अदारों में अपॉइंटमेंट्स और इस तरीके से करेंगे तो यकीन कीजिए अदारे मजबूत नहीं होंगे, वो मज़ीद वो कमज़ोर होंगे, और जब अदारे कमज़ोर होंगे तो आपके यहाँ खातिर ख्वाह नताइज नहीं निकल सकेंगे। ठीक हो गया। अभी आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, आपने कहा जो सबसे बड़ा इदारा है वो बेसिकली बेहतर इदारा जो है जिस पे काम करना चाहिए वो नैब है, लेकिन हम यहाँ पे तो ये सुन रहे होते हैं जी कि नैब की जो मदद की जा रही है वो ARU की जानिब से की जा रही है, वो बड़े इंपॉर्टेंट किस्म के डॉक्यूमेंट जो है वो नैब को दे रहा है और नैब उसकी बुनियाद पर सारी चीज़ें कर रहा है। ऐसी तो चीज़ें हमारे सामने आती हैं। सदीक साजिद साहब कमेंट करें ताकि मैं अगली स्टोरी पे आपके पास ये है ना फिगर्स? हाँ जी, अच्छे खासे खर्चे बता देना, खर्चे हैं जी, 1 साल के खर्चे हैं लातदाद इनके, आप ये देख लें। इसके ऊपर इनके जो ट्रैवल हैं 18 माह में पता नहीं कितने कितने, पिछले साल की रिपोर्ट है, मैं इसलिए पूरी रिपोर्ट नहीं बयान कर रही आपको। 40 लाख का खर्चा आया है इनके ना, जो अभी तक इन्होंने गैर मुल्की दौरे किए हैं। और ये जो हमारे चेयरमैन हैं रिकवरी यूनिट के, 10 माह में इन्होंने 4 गैर मुल्की दौरे किए हैं, 17 लाख और 80,000 के करीब उन्होंने खर्च किए हैं। ये मैं आपको रिपोर्ट बता रही हूँ 22 फरवरी 2020 की। अभी हम 2021 में बैठे हुए हैं और देख लें क्या हालात है, पता नहीं कितने दौरे हो गए खर्चों के अलावा, इसके अलावा लायबिलिटी के अलावा कुछ नहीं है। दौरों के दौरान मुझे बताइए लूटी गई जो रकम थी उसकी एक पाई भी वापस आई है? कोई पाई वापस ढेले की करप्शन भी समझ नहीं। हाँ, तो राजा साहब कह रहे हैं एडवाइजरी, आपने एडवाइस क्या दी है प्राइम मिनिस्टर को? आप अपनी तनख्वाहें ले रहे हैं, दफ्तर बना हुआ है, मौज मेला कुर्सी ला कर बैठे, इसको खत लिख दे, इसको खत लिख दे। भाई वो नहीं देते इन्फॉर्मेशन जब तक आप उनको मुसद्दका डॉक्यूमेंट नहीं देते। वो आप दें, आप सबूत दें, शवाहिद के साथ जाए। फिर ये जो बहुत सारी जो कानूनी मामला, ये जो म्यूचुअल जो लीगल असिस्टेंस के एग्रीमेंट्स आपने उनके साथ कर भी लिए, इसके बावजूद भी उन्होंने आपको वो इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ तक रसाई ही नहीं दी, तो कैसे आप वापस लाएंगे? ये 2 ही बड़े किरदार हैं जिनका आज तक 3 साल हो गए इमरान खान को जिक्र करते हुए, नवाज शरीफ और इमरान खान, नवाज शरीफ और जरदारी, कि इनसे हमने लूटा हुआ पैसा वापस लाना है। तो खान साहब तो उनसे 1 रुपया नहीं वापस ला सके। इसमें सबसे बड़े तो कसूरवार ये शहजाद अकबर साहब हैं। वो वैसे भी अभी जो मामला हुआ है, लंदन की जो अदालत का फैसला आया है, उसके बाद ही थोड़ा सा वो बोलने, वरना तो 1 महीने से वैसे खामोश थे, क्योंकि शुगर स्कैंडल की जो जब वो तहकीकात कर रहे थे उसके बाद क्या हुआ, खामोश हो गई। उल्टा चीनी जो है 115 रुपये तक पहुँच गई उनकी वजह से। आपने तो रेट मुकर्रर कर दिया था ना कि 89 रुपये आप जो है वो, ये वजारत ने रेट मुकर्रर किया, कोई उस पर बेचने को तैयार नहीं था। अच्छा, मुझे ये भी समझ नहीं आ रही कि आखिर वो इतने रिलक्टेंट क्यों है इस बात के ऊपर भी कि अगर चलें फॉर एग्जांपल उनके कहने पर भी अगर ये इंक्वायरी शुरू हुई है तो इसमें इतनी बुरी क्या बात है? एक आपने इंक्वायरी इनिशिएट करवाई, उसके बाद वो चीज़ें नहीं हो सकी, अनफ्रीज उन्होंने कर दिया, आप खुद कहते हैं उनकी बरैयत नहीं हुई है, तो फिर इसके ऊपर इतना तो रिएक्ट करने की भी जरूरत नहीं है। खैर जी, इन्होंने परसू ही नहीं किया सही तरीके से। अगर सही तरीके से परसू करते तो इनको पहले पता चल जाता कि काम हो रहा है। अपोजिशन को तो पता चल गया, उन्होंने तो वहाँ पे इंफॉर्मेशन भी ले ली, क्योंकि उनके साथ जो डॉक्यूमेंट वो मांग रहे थे उनको वो शेयर कर रहे थे, जो आज शहबाज शरीफ दिखा रहा था। ताउन भी भाई उनको पता था, अगर वो उनके पास वो उनको पता था कि अगर वो तो सारी जिंदगी उसकी सियासत खत्म हो जानी थी शहबाज शरीफ की, सलमान शहबाज की, अगर वो ये ना करते। इनके साथ जो मांगा ये तो लेटरबाजी कर रहे थे ना, उनके पास दस्तावेजात देते, आप इस चीज को साबित करते कि मनी। अच्छा, ये दस्तावेजात वो यहाँ पर क्यों नहीं देखते? जब यहाँ पे नैब मांगती है, बाकी सारे इदारे मांगते हैं, यहाँ पे क्या मसला हो जाता है उन्हें देते हुए? राजा आमिर अब्बास साहब, देखिए, हमारे मुल्क के कवानीन और उन मुल्क के कवानीन मुख्तलिफ हैं। हमें ये चीज़ ज़हन में रखनी होगी कि उधर वो अपने मुल्क के कवानीन के हिसाब से चल रहे हैं, इधर मुझे समझ नहीं आती कि जनाब अगर आप कहते हैं कि ओपन एंड शट केसेस हैं, अगर आप कहते हैं कि ये बैंकिंग रिकॉर्ड है, ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, और अगर आप कहते हैं 25 अरब FIA तहकीक कर रही है, तो हमने तो ये देखा है कि 25 अरब क्या 50 लाख का भी कोई केस हो ना FIA पे, तो पहले वो अरेस्ट करती है बंदे को, फिर वो आगे चलती है। क्यों मियां नवाज शरीफ या उसके जो साथी हैं जो इन्वॉल्व हैं इस क्राइम में, मनी लॉन्ड्रिंग के, क्यों अरेस्ट नहीं हो रहे? तो उनको अरेस्ट करें। क्यों अदालतों में जब जाते हैं ज़मानत हो जाती है, FIA कुछ बता नहीं पाती, कैसे अदालतें ज़मानत दे देंगी? कि अगर आप उनके सामने, मुझे 30 साल तजर्बा है अदालतों का, कि अगर आप उनके सामने एविडेंस स्ट्रॉन्ग रखेंगे और उसमें वो इनकॉर्पोरेट हो रहे हैं कि इस एविडेंस के तहत, तो मजाल नहीं, और कभी ऐसे नहीं होता कि अदालतें ज़मानतें देंगी। तो फिर ये बात एक समझ से बाहर है कि फॉर गॉड सेक डू नॉट कम ऑन टेलीविजन, गो टू द कोर्ट्स, कोर्ट्स में अपना एविडेंस दीजिए, अपनी प्रोसिक्यूशन स्ट्रॉन्ग कीजिए। FIA की एबिलिटी हमें तब नज़र आएगी कि जनाब अगर उसने अरेस्ट करके उसने चालान दाखिल करे और विद इन 15 डेज़ आप इसको ख़त्म करें। महीनों लटकाएंगे, इसका मतलब यही है कि आप
शायद कोई दोबारा से वही आर्म ट्विस्टिंग वाली बात है, या कोई आपकी ये बात है कि शायद आपके कंट्रोल में नहीं है ये चीज़ें, या ये चीज़ें कंट्रोल कहीं और से हो रही हैं। तो इमरान खान को अब ही मस्ट पुट हिज फीट डाउन और इन चीज़ों को सख्ती से देखें, और 2 साल में एहतसाबी अमल को अगर वो ले गए तो यकीन कीजिए कि उनके इलेक्शंस में भी एक बहुत बड़ी कामयाबी उनको मिलेगी। और अगर ये एहतसाबी अमल इलेक्शन हुआ आपके सामने है, जो अगला 2023 का इलेक्शन है, अगर उसमें एहतसाबी अमल में नाकामी हुई तो इससे उनको जो इलेक्शन के रिजल्ट्स होंगे उसमें उनको नज़र आएगा कि लोग अब उनकी इस बात से बिल्कुल मुतासर नहीं हो रहे कि जी मैं चोरों डाकुओं को सजाएं दिलवाऊंगा और लूटी हुई रकम। खैर जी, पिछले दिनों जो इलेक्शंस हुए हैं कंटोनमेंट बोर्ड के, वहाँ पे हमें बहुत सी चीज़ें जो हैं वो सामने आई हैं, नज़र आई हैं। लोग क्या सोच रखते हैं और क्या सोचते हैं एहतसाब के बारे में, इमरान साहब की कैंपेन के बारे में, महंगाई के बारे में। हर चीज़ जो है, हर चीज़ का एक फैक्टर है जिसका इम्पैक्ट आ रहा है इमरान खान साहब की सियासत पर। खैर जी, अब मैं आऊँगी अपनी अगली स्टोरी की तरफ से। बलूचिस्तान में एक अजीब सी सूरत हाल है। पिछले दिनों यही खबरें आई थी कि सादिक संजरानी साहब ने मुलाकातें की हैं और सबको संभाल लिया है, और लेकिन अब खबरें दोबारा से आ रही हैं कि जी बहुत से जो लोग हैं पार्टी के अंदर वो अपोजिशन के लोगों से मिल रहे हैं। कुछ लोग नाराज़ भी हो गए हैं, कुछ लोगों ने हाथ भी उठा लिए हैं। मैं चाहूँगी सदीक सादी साहब हमें ज़रा इस पर अपडेट करें कि इसमें क्या सूरत हाल है। और कोयटा से थोड़ी देर के बाद हमारे ब्यूरो चीफ भी मौजूद होंगे, शहजादा जुल्फ़कार साहब, उनसे भी जानेंगे कि आखिर वहाँ पर चल क्या रहा है। पहले मैं चाहूँगी कि आप कमेंट कर दें। जो मेरी इस हवाले से इतलात हैं, जो आज भी मैंने बात की है, जो नाराज़ अरकान हैं जिनकी सरबराही खुद स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली अब्दुल कुद्दूस बजिंजो कर रहे हैं, वो ख़ुद भी वज़ारत आला के उम्मीदवार हैं, वो अब उनसे मिलना चाह रहे थे। जाम कमाल गुज़श्ता दिनों इस्लामाबाद आए थे, उन्होंने कुछ अहम मुलाकातें भी की, प्राइम मिनिस्टर से भी मिले, एक और शख्सियत से भी मिले, लेकिन उन्होंने कहा कि आप इनके साथ मामलात को अगर बेहतर करते हैं तो ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन वो मामलात उनके साथ वो बेहतर नहीं है। अपोजिशन की तो 16 लोगों की तहरीक थी जो उन्होंने जमा कराई थी, वो तकनीकी बुनियादों के ऊपर वो नई इजलास बुलाया, उनके ऊपर एतराज़ात उठा दिए गए। अब ये जो नाराज़ अरकान हैं ये आकर बैठ गए हैं कराची, वो जाम कमाल से मिलने को तैयार नहीं। जाम कमाल ने आखिरी काम ये किया, कल इन्होंने बलूचिस्तान में जाकर तरक्याती फ़ंड्स के नाम के ऊपर काफ़ी सारे फ़ंड्स जो हैं वो जारी किए ताकि अपने ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक को जो है वो रोक सकें। लेकिन इसके बावजूद वो नाराज़ अरकान जो हैं वो अब इनकी वो उनका एक ही मुतालबा है कि ये रिज़ाइन करें। माइनस जाम कमाल वाली बात हो रही कि रिज़ाइन करें और नया वज़ीर आला हो, चाहे कोई भी हो, जो वो पार्टी से आ जाए। तो वो ज़ाहिर है अपोजिशन को इससे ज़्यादा क्या चाहिए कि इनके अपने लोग जो हैं वो तो सपोर्ट करेंगे। प्रोग्राम में वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक से जब वापस आएंगे इस पर भी मजीद बात करेंगे। अब देखते हैं जाम कमाल साहब जो हैं वज़ीर आला बलूचिस्तान, बुज़दार साहब की तरह मजबूत हैं या नहीं है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और बलूचिस्तान की कुछ सूरत हाल पर बात करेंगे, क्योंकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को मैंने सुना था एक दफ़ा वो फरमा रहे थे कि जब मुल्क में तब्दीली का आगाज़ होता है तो वो बलूचिस्तान से होता है। अब पता नहीं उनकी ये बात कितनी सही है और कितनी गलत है। हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद हैं कोयटा से, शहजादा जुल्फ़कार साहब, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वहाँ पर इस वक्त ग्राउंड पर सूरत हाल क्या है। जी बताइएगा, ये एक्चुअली मसला क्या चल रहा है, क्योंकि सादिक संजरानी साहब ने तो बड़ी कोशिश की थी कंट्रोल करने की और सुना भी ये था कि चीज़ें कंट्रोल हो गई हैं, तो अब इशू क्या है वहाँ पर, सॉर्ट आउट क्यों नहीं हो रहा, लोग कराची जाके बैठ रहे हैं? देखिए, इशू तो हमेशा से एक चीज हमें जहन में रखना पड़ेगा कि हमेशा से हर वजीर आला जो है वो अंडर प्रेशर रहता है। वो क्यों अंडर प्रेशर रहता है? कोलिशन गवर्नमेंट बनती है, एक पार्टी की हुकूमत नहीं होती है, उसमें इलेक्टेबल सारे शामिल हो जाते हैं। यही लोग, यही चेहरे जो हैं वो मियां नवाज शरीफ के साथ 90s में थे, यही चेहरे जो थे फिर अलग होकर काफ लीग में मुशर्रफ साहब के साथ चले गए, यही लोग जो हैं उसके बाद फिर काफ लीग में कानून में आ गए, फिर ये तमाम जो है जाकर नई पार्टी बना दी, और इससे पहले वो पीपल्स पार्टी के साथ वादा बईद करके उनके साथ शामिल होने जा रहे थे। कहने का मकसद है कि हमेशा बलूचिस्तान का वजीर आला अंडर प्रेशर रहता है, और लेकिन ये पहला वजीर आला है कि जो इनको ये कहता है कि आप खुद भी काम करें और मुझे भी काम करने दें। अब मसला देखिए, इनके पास अगर मुझे नहीं लगता कि इनके पास कोई सॉलिड ग्राउंड है। सॉलिड ग्राउंड है, कोई टीवी पर कोई नहीं आ रहा है, प्रेस के सामने, मीडिया के सामने नहीं आ रहा है कि हम वजीर आला करप्ट हैं, वजीर आला ने बड़े करप्शन किए हैं, हम इससे जान छुड़ाना चाहते हैं, वजीर आला ने ये काम कर दिया, वजीर आला ने तबाह कर दिया, वजीर आला ने पिछले 3 साल में ये खुद मानते हैं बड़ी अमन बड़ा बेहतर हुआ, सिक्योरिटी बड़ा काम किया।
एक माहौल बनाया, उस माहौल के बाद वज़ीर आला ने बड़े काम किए। हर डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने जो है एजुकेशन के लिए काम कर, खुद मानते हैं। लेकिन सादिक सिंदरानी साहब की जो मुलाकात हुई है मुख्तलिफ लोगों से और जो बातें बाहर आ रही हैं वो तो यही आ रही हैं कि वो जाम कमाल साहब किसी से मिलते ही नहीं है, ना उन्हें ये पता है कि इस वक्त जो है सूबे की क्या सूरत हाल है, हलकों की क्या सूरत हाल है। और मैं आपसे एक और भी सवाल करूँगी, मुझे ये बताएं कि क्या आप देखते हैं कि आने वाले दिनों में जाम कमाल साहब ही वज़ीर आला बलूचिस्तान रहेंगे? देखिए, बात यह है कि एक इशारतन मैं कहता हूँ बलूचिस्तान में चीजें बनाई जाती हैं। जो लोग बनाए, जो लोग ये तैयार कर लें कि जाम साहब और जाम कमाल साहब नहीं रहेंगे, एक दिन उन्होंने नहीं गुजारना, एक घंटा उन्होंने नहीं गुजारना। और ये जितने ये और अगर उन्होंने डिसाइड किया हुआ है कि नहीं ये रहेंगे, तो ये जितने नखरे कर लें, इनके नखरे वखरे कोई काम नहीं होते। क्योंकि जो मैं इशारतन कहता हूँ कि आपको भी पता होगा, ये तीन जो दो हजरात जो बैठे हैं बलूचिस्तान पर, इनका भी नॉलेज जरूर होगा। मुझे बताएं कि बैलेट जो पोस्टल बैलेट पे तो जीते हुए हैं लोग, और वो केस चल रहे हैं और केस को उन्होंने रोक दिया। अगर आज वो केसेस हो जाए, नैब में मतलूब लोग हैं, अब वो 2 मिनट का काम है। लेकिन ये है कि कोलिशन गवर्नमेंट में ये चीजें आती हैं। मेरा सिर्फ उनसे देखिए ना, आपने जो भी सवाल किया कि जी टाइम नहीं देते हैं, यही वज़ीर आला से पूछ रहे हैं। वज़ीर आला कहते हैं कि हर शख्स सुबह 10 बजे से आता है और अपोजिशन को निकालकर हम 40-45 लोग हैं, उसमें से 10-15 लोग रोज आके बैठ जाते हैं। रोजाना सबने अकेला मिलना है और कम से कम 45 मिनट मिलना है, और 4 फाइलें 6 फाइलें पकड़ के आनी है। अब मैं वो आईजी पुलिस को के पास भी खुद नहीं जा सकते हैं, कमिश्नर के पास नहीं जा सकते। डिप्टी कमिश्नर तो मेरा तब्दील कर दो, मेरा एसपी तब्दील कर दो। भाई एक तब्दील कर दिया, 2 तब्दील कर दिया, कितने तब्दील करें? तो मकसद कहने का ये उनका कहना है, इनका कहना ये है। लेकिन बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि ये मीडिया के सामने आना चाहिए, चाहे वज़ीर आला के लोग भी आए, मीडिया के सामने बताएं कि क्या क्या मसाइल हैं, और ये जो जितने नाराज अरकान है ये भी आ जाए और मीडिया के सामने आके कहें कि वज़ीर आला तो इतना गलत आदमी है, और ये चीजें आ जाए। दूसरी बात एक ये बात कि जो कुछ भी मूव हुआ, नो कॉन्फिडेंस मूव हुआ, ये हो गई कि उन्होंने मूव कर तो दिया। इनसे कहा गया कि हमें भी गालियां, यही पीडीएम के लोग हैं, खसूसन ये आपके JUIF के, हमें भी गालियां देते हैं और आप और पीटीआई को भी गालियां देते हैं। आप उस मूव को सपोर्ट कर रहे हो, और कल को क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा, क्रेडिट तो पीडीएम को मिलेगा। जो आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कि फिर यहाँ भी है, तो फिर पंजाब में भी लोग नाराज तो वहाँ भी बैठे हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। लेकिन पंजाब की सियासत में और यहाँ की सियासत में बड़ा फर्क है ना। बहुत से लोग ये समझते हैं कि पंजाब में जो इस वक्त गवर्नमेंट कर रहे हैं या चीज़ों को चला रहे हैं वो इमरान खान साहब खुद ही चला रहे हैं, और वो ऐन गैन का बहुत चक्कर है वहाँ पे। खैर जी, मैं आऊँगी आपकी तरफ। मुझे ये बताएं कि आप क्या देखते हैं राजा साहब, जो पोलिटिकल इस वक्त ग्राउंड आपने सुना है, शहजाद साहब को भी, शहजादा जुल्फ़िकार साहब को भी, आप क्या देखते हैं बलूचिस्तान की सियासत के बारे में? क्योंकि अगर सादिक सिंजरानी साहब जाके मिलते हैं तो सादिक सिंजरानी साहब का एक बैकग्राउंड है, वो रिप्रेजेंट करते हैं बहुत सी चीज़ों को। अगर उनकी बात को नहीं सुना जा रहा, इतना लोग नाराज़ होकर कराची जाके बैठ रहे हैं और अपनी पार्टी के लोग बगावत कर रहे हैं, तो क्या सिचुएशन होगी? देखिए, आपके ब्यूरो चीफ शहजादा जो उनसे हैं जुल्फ़िकार साहब, उन्होंने इशारतन नहीं बड़े क्लियरली कह दिया कि जनाब अगर इनको जाना है और जो ताकतें इनको लेके आई थी, अगर वो नहीं चाहती कि ये जाएं तो ये बिल्कुल कतन नहीं जा सकते। और साथ ही उन्होंने फरमा दिया कि अगर उन्होंने फ़ैसला कर लिया कि इन्होंने जाना है तो फिर इन्हें कोई ताकत रोक नहीं सकती। अब ये तो एक इसका पहलू हो गया। दूसरा पहलू मैं समझता हूँ कि ये काम और उसकी परफॉर्मेंस से बढ़ के अब जो अगले इलेक्शंस हो रहे हैं 2023 के, उसकी तैयारी में, उसकी रिहर्सल में, उसमें लोगों को एडजस्ट करने के लिए, उसमें लोगों को समझाने के लिए कि अगला सेटअप क्या बनने जा रहा है, ये तमाम जो अब होगा खिलवाड़, या ये जो तमाम अब चीज़ें चलेंगी, ग्रुप बंदियाँ होंगी, लोग आएंगे, तो ये गालिबन उसकी पेवमेंट हो रही है, उसकी तैयारी हो रही है, उसके लिए तजर्बा हो रहा है, और उसको मद्देनज़र रखते हुए बलूचिस्तान की सियासत आगे जा रही है कि 2023 के इलेक्शन में
क्या किस किस्म की हुकूमत होगी, क्या बाप होगा या क्या ये पार्टीज़ जो सियासी पार्टीज़ हैं क्या इनके साथ कोई मिल के ऐसा डायलॉग होगा। तो ये दिस इज़ ऑल लीडिंग टूवर्ड्स दैट, टूवर्ड्स द फ्यूचर 2023 इलेक्शंस। तो अगर उसके है तो फिर लग रहा है कि जाम साहब को ये सीट, ये इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। जी ठीक हो गया। आप क्या कहेंगे सिद्दीक साहब? 2 मिनट रह गए। सही बात है, बिल्कुल। जो लेकर आए थे अगर वो नहीं चाहते तो नहीं स्टे कर सकते। और जो अभी आपके पास इन्फॉर्मेशन क्या है? इन्फॉर्मेशन यही है कि ये जब तक देखिए जितनी भी कोशिशें थी वो तो नाकाम हो गई। मैंने पहले भी आपको बताया कि वो मुलाकातें भी कर गए, सारे चले गए, लेकिन वो बात नहीं बनी। अब दोबारा अदम एतमाद की वो अगर ये नहीं जाते, 3 अक्टूबर तक की डेडलाइन है, सीधी सी बात है। जो इनके अपने लोग हैं उन्होंने कहा ये 3 अक्टूबर तक वो वेट करेंगे, अगर ये रिजाइन नहीं करते तो हम दोबारा इनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जो है वो मूव कर देंगे। लेकिन एक और भी बात की ना शहजादा साहब ने, उन्होंने कहा कि अगर उन्हें जाना हो और जो चाहें कि वो यहाँ से चले जाएँ तो वो तो 1 मिनट का काम है। अगर अभी तक ये चीज़ें नहीं की जा रही हैं तो कोई ना कोई तो रीज़न हो सकता है। लेकिन जो आपने बात की राजा साहब, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि नया इलेक्शन आने वाला है। अब रीज़न यही रह गया है 3 तारीख तक कि शायद जाम साहब कहेंगे ए को ना लगाएं, ये जो ए की आपकी चॉइस है इसको छोड़ दें, BC में से जिसको लगाना है लगा दें। ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं 2 या 3 दिन में फैसला हो जाएगा। जान जमाली हैं जी, सीधी सी बात है। वो भी उम्मीदवार कद्दूस हैं, जान जमाली हैं और एक और यानी कि वो कह रहे हैं अगर आप किसी को लगाना चाहते तो मेरी पसंद के किसी बंदे को लगा। अकबर वो क्या नाम है, वो पहले उनके भाई थे असलम भूतानी और भूतानी फैमिली। जी शहजादा साहब, आप इस पे कोई कमेंट करना चाहेंगे जो राजा आमिर अब्बास साहब ने बात की है? मेरे ख्याल में ठीक है, जान जमाली भी बड़े अच्छे हमारे भी दोस्त हैं, लेकिन 4-5 वज़ीर आला घूम रहे हैं। इसमें जरूर बुलेदी साहब हैं, वो अपने लिए कोशिश कर रहे हैं, जान जमाली अपने लिए कोशिश, सरदार साले बोतानी अपने लिए कोशिश कर रहे हैं, कुद्दूस साहब अपने लिए दौड़ रहे हैं और नवाबजादा तारिक मक्सी जो है उन पे भी लोगों की नजर है, वो तो अपने तौर पर आएगा। लेकिन एक बात सिर्फ मेरी कमेंट ये है कि फर्ज कर लेते हैं वजीर आला साहब चेंज हो गए, अगला वजीर आला इतना वो मोल्ड कर सकेंगे, इतना वो कमजोर होगा कि वो इसके सामने हर बार जो कि कहेंगे और ये सूबे का जो एक तसलसल चल रहा था ये तबाह हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शहजादा साहब, आपका भी, राजा हमारे पास साहब आपका भी, सिद्दीक साहब आपका भी। आज के प्रोग्राम आदत दीजिए। आज के प्रोग्राम में हमने कोशिश की है कि हम ये बता सकें कि जो PTI का विजन था एहतसाब को लेकर वो क्या था और प्रैक्टिकल ग्राउंड में क्या चीज़ें जो हैं वो की जा रही हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।